हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको तमाम खबरें अपडेट कर रहा है, सही सोर्स से इंफॉर्मेशन। कई अहम जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराता हूं ताकि सही नैरेटिव भी आप तक पहुंच सके। आज एक बार फिर हम आफ्ताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं, और उसके अलावा डिप्लोमेट के तौर पर काम किया है और वेस्ट एशिया पर बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं। एक लंबा कैरियर तजर्बा, वो सब सिमट करके आता है हमारे इस शो में, और वो अपनी बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो ये कि स्विट्जरलैंड में बातचीत के फौरन बाद कालीबाफ का ओमान विजिट, फिर उसके बाद में पाकिस्तान के लिए ईरान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का विजिट, और उसके आगे क्या कुछ। लेबनान की तरफ से खबर आ रही है, इजराइल की तरफ से खबर आ रही है कि लेबनान सरकार और इजराइल दोनों ट्रंप से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ट्रंप से फ्रस्ट्रेटेड होने की बात यह है, जब इजराइल ये करने लगे, इसका मतलब बहुत कुछ बदल रहा है। पाशा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ देख रहे हैं ये पाकिस्तान और ईरान की नजदीकी, बहुत ही गैर मामूली, जबकि पाकिस्तान की पहचान अमेरिकन एलाई के तौर पर होती है। ये क्या कुछ नया नया समीकरण कैसे बन रहा है? पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी बातचीत हुई है, और एक नई सूरत हाल कुछ बनती नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया काजमी साहब। देखिए, ये एमओयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पाकिस्तान ने मीडिएट किया अमेरिका और ईरान के बीच में, अब वो इतिहास में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है। और शहबाज शरीफ वहाँ के वज़ीर आज़म और आसिम मुनीर जो मिलिट्री चीफ हैं, ये दोनों मिलके जो है ईरान के कई दौरे करे। वहाँ के दाखिली मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी वहाँ गए थे, नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब वगैरह सब, फॉरेन मिनिस्टर दीदार। तो ये सब मिलके जो है जो भी अमेरिका की तरफ प्रपोजल था और ईरान की तरफ से रिप्लाई था, उसको अमालगमेट करके ये एमओयू निकाले हैं। और हालांकि ये ज़्यादातर ईरान की पता है, लेकिन अमेरिका को परसुएट करने में, मनाने में ये काफ़ी अहम रोल पाकिस्तान ने अदा किया है। ये गिव एंड टेक है, ज़्यादातर ईरान को गिव है। और उससे साबित ये होता है कि ये अमेरिका बैकफुट पे था। वो आगे जंग ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके नतायज काफ़ी गंभीर होने वाले थे, जैसा ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया फ्रांस में जब वो G7 मीटिंग में आए थे, कि अगर ये कुछ हफ्ते और जंग चलती तो अमेरिका पूरी दुनिया में जो है ग्रेट डिप्रेशन हो जाता। तो ये बहुत सीरियस कमेंट है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो तेल ज़ख़ीरा रखते हैं वो जल्दी से कम हो रहा था और सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए बचा था। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। उसके अलावा भी पेट्रोल की कीमतें जो अमेरिका में और पूरी दुनिया में जो बढ़े हैं, गैस के, पेट्रोल के, और उससे जुड़ा हुआ इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट में उथल पथल, ये काफ़ी हिला के रख दिए। और वो पाकिस्तान को इनेबल करे कि ये जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका को मना के एमओयू साइन करे। देखिए, अब पाकिस्तान चाहे भारत में यहाँ उसको लाइक करे या ना करे, वो धीरे धीरे मशरिक़ वस्ता में और खाड़ी के मसलों में और ये पूरे क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मुलविस होता जा रहा है गहराई से। उसके पहले भी आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, और एक इनफॉर्मल मीटिंग सी शुरू हो गई है, इस्लामिक नाटो जिसको बोल रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, टर्की और मिस्र, इसके अलावा क़तर भी शामिल हैं। तो ये सब मुल्क मिल के एक नया आर्किटेक्चर बना रहे हैं
जिसके तहत ये सब दौरे हो रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान गए थे उनको शुक्रिया अदा करने के लिए, और ये भी उनको बताने के लिए कि सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने साफ जाहिर किया कि अगर ये कामयाब नहीं होता मियो, तो उनकी कुर्सी को ख़तरा है। तो किसी भी तरह आप वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल के इसको जारी रखिए, इम्प्लीमेंट करिए, चाहे वो लेबनान हो या ऑल सैंक्शंस हो या फ्रोज़न असेट्स हो या हॉर्मुज़ हो या दूसरे मुद्दे हों। तो इसीलिए ये आगाह करने के लिए है पाकिस्तान को कि उनकी कुर्सी कितनी अहम है और ये धमकी अली ख़ामनेई से कितनी मजबूत है, बोल के ये भी इशारा उनको देने गए हैं। जहाँ तक ओमान की बात है, देखिए ये विज़िट जो हो रहा है, ये पुराना ईरानियन ओमानी प्रपोज़ल है, जिसमें उन्होंने सुल्तान क़ाबूस ने कहा था कि जब तक हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक़ात लेके नहीं रहते तब तक यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती, और हमको दूसरे मुल्क मैनिपुलेट करते रहेंगे और ख़तरा बन के हमें नुकसान पहुँचाएंगे बोलते। तो ये पूरे खाड़ी के देश इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ मिलके ये अड्डे जो बनाए थे वो अब हवा में उड़ गए। ईरान ने मार के मिसाइलों को उनको नुकसान पहुंचा दिया और उनको बता दिया कि आपकी सिक्योरिटी जो है अमेरिका नहीं कर सकता, इसराइल नहीं कर सकता, ईरान के साथ मिलजुल के रहना है। सिक्योरिटी ही नहीं, आपका तेल और गैस भी जाने के लिए ये ईरान बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बोल के। तो अब ईरान वही कह रहा है कि ओमान के साथ और खाड़ी के देशों के साथ हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मिलकर बातचीत करके आगे चलेंगे बोल के। तो ये पूरा आर्किटेक्चर जो है, क्योंकि वैक्यूम हो गया है, अब अमेरिका का ट्रस्ट डिपेंडेंसी ख़तरे में है, तो रीजनल पावर्स अपना अपना रोल फिलअप कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी अब सीरियसली गल्फ में और वेस्ट एशिया में अपना रोल अदा कर रहा है। जी, कि पाकिस्तान जो रोल अदा कर रहा है ये पाकिस्तान की खूबी है या अमेरिका की मजबूरी थी कि किसी को बीच में लाना है और अपनी जान बचानी है? इसको पाकिस्तान की खूबी, पाकिस्तान की मैच्योरिटी कहा जाए या ट्रंप की मजबूरी? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में उठता है। जी, देखिए ये दोनों भी हो सकते हैं। अमेरिका जानता है कि यहाँ के देश पूरे मुस्लिम हैं, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, ताकतवर मिलिट्री पावर है, और उन्होंने टर्की को चुना नहीं, क्योंकि टर्की पुराना कॉलोनियल पावर है इस एरिया में और काफ़ी नफरत है तुर्की के ख़िलाफ़ और जो भी कुछ किया सीरिया में। तो पाकिस्तान हैज़ ए क्लीन इमेज इस एरिया में। तो हालांकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इन देशों के ऊपर, लेकिन जो इमेज ये है पाकिस्तान का कि न्यूक्लियर पावर ही नहीं और मिलिट्री पावर ही नहीं, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी नहीं रखता, जो कि सऊदी अरेबिया भी नहीं है या ओमान भी ताल्लुकात नहीं है, और कुवैत के भी नहीं है, कतार के भी नहीं है। तो एक कन्वर्जेंस है, मिलते हैं उनके आइडियाज़ वगैरह। तो पाकिस्तान भी काफ़ी चालाकी से जो है इस पूरे एरिया में अपना असर और रसूख धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और इससे दोनों का फ़ायदा हो रहा है। उनको पता है कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी हैं, और ये खाड़ी के देश समझते हैं कि ये फ्यूचर में जाके ये जैसा पाकिस्तानी फ़ौज है सऊदी में, एयरफोर्स है, तो उस तरीके से उनकी हिफाजत के लिए, उनकी दफा के लिए पाकिस्तान कुछ हद तक उनकी मदद कर सकता है टर्की और इजिप्ट के साथ मिलकर। जी, अच्छा, कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि इस पूरे जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है उसमें मोहसिन नकवी का रोल बहुत ही अहम रहा, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और उनका शिया होना वो एक बहुत बड़ा
शायद असर किया ईरान की हुकूमत पर। क्या इस तरह से भी देखना चाहिए? क्या कुछ लोग इसको शिया और सुन्नी एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं अब भी? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्या क्या है मोहसिन नकवी का रोल कैसा? जी, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ईरान के बाद भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शिया हैं, और चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद इंटीरियर मिनिस्टर का दर्जा बहुत अहम है। तो ये खाड़ी के देश भी और ईरान भी इंटीरियर मिनिस्टर को नंबर 2 मानते हैं। और इस जंग में साफ जाहिर हो गया है कि ये सुन्नी देश सब ईरान के खिलाफ हैं, अमेरिका के साथ है, इसराइल के साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से लोग सड़कों पे आए थे बहरीन में, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने कोऑर्डिनेट किया अपने मिलिट्री एक्टिविटीज़ इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के साथ, तो इससे साफ जाहिर था कि हुतीस और हिजबुल्लाह और जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स हैं और ईरान मिलके ये एक्सटेंडेड वार करे, और ईरान अकेला नहीं था। जैसा अमेरिका कहता है कि ईरान के प्रॉक्सी हैं ये सब, हिजबुल्लाह, हूती और वगैरह। तो अमेरिका के प्रॉक्सी जो है इज़राइल है, तो अमेरिका के सपोर्ट के बगैर इज़राइल एक दिन भी जंग नहीं लड़ सकता। तो इस लिहाज से जो है ईरान भी अपनी क़ुव्वत बढ़ाया, और इसमें पेश पेश थे शिया लोग हिजबुल्लाह के इसमें लेबनान में, और अंसारुल्लाह यमन में, और सीरिया में भी, और इराक़ में भी। सो इसमें कोई शक नहीं है कि जब ख़तरा आता है तो एक दूसरे के मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो मोहसिन नकवी भी जो है उनको इस्तेमाल किया गया था, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की, उनसे तालमेल अच्छा होगा और बात आगे बढ़ेगी, उनके ऊपर भरोसा किया जाएगा बोल के। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये शिया फैक्टर बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी में एक शिया लीडर की बहुत अहम उनका रोल रहा है। अच्छा, आप चूंकि बहुत गहराई से मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और आपकी अपने सोर्सेज हैं, एक खबर थी या अफवाह थी, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी कोई खबर थी, कोई धमकी थी कि पाकिस्तान के डेलीगेशन को जो स्विट्जरलैंड गया हुआ था, उसने इजराइल ने धमकी दी थी कि हम इनको उड़ा देंगे, जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, और फिर कोई जवाबी धमकी भी गई पाकिस्तान से। क्या ऐसी कोई खबर भरोसे के काबिल कोई चीज है जो इस बीच में हुई स्विट्जरलैंड के दौरे के आसपास, जब उनकी वापसी का टाइम था, कोई ऐसी कोई धमकी की कोई आपके पास भी कोई ऐसी इत्तला है? देखिए, धमकी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद दी फॉक्स न्यूज़ के करस्पॉन्डेंट को कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे तो आपका देश तहस नहस कर दिया जाएगा, और आप अपने देश को लौट के नहीं आएंगे। तो इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है? हाँ, मैं कुछ रिपोर्ट्स देखा हूँ, लेकिन देखिए, जो इसराइल ने किया कतार पे, जब हमास की सीज़फायर की बात हो रही थी, जब गुफ्तगू चल रही थी, तो उन मुज़ाकरात के दौरान इज़राइल ने हमला किया। तो इसमें कोई चौंकाने की बात नहीं है, क्योंकि इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत ही कड़ा एक ट्वीट इज़राइल के ख़िलाफ़ लिखा था कुछ हफ्ते पहले, जिससे भड़क गया इज़राइल। और इज़राइल ये नहीं चाहता कि देखिए, इज़राइल और पाकिस्तान की दोस्ती या दुश्मनी जो भी कहें बहुत पुरानी है, उनकी न्यूक्लियर पावर को लेके, और इसी की वजह से मोदी के साथ उनके ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, और मोदी को या भारत को इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी भी तरह जंग में दोनों देशों को मुलविस करके। तो अब चूंकि पाकिस्तान सक्सीड हो रहा है, कामयाब हो रहा है इस मध्यस्थता में, तो जाहिर है कि इज़राइल नाराज़ है, और वो धमकी दे रहा है इस तरह से, जैसा वो दूसरे स्थितियों में भी दिया है।
तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान या ईरान इस बात के लिए डरने वाले नहीं हैं। जो हुआ वो हुआ। और अब इसराइल की मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसराइल अभी भी जो 50-60 साल पहले से केनेडी के बाद जो अमेरिका का सपोर्ट था निक्सन के दौरान, रीगन के दौरान, बुश के दौरान, उसी जहनीत से काम कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब अमेरिका वो नहीं रहा सुपर पावर जैसा था। वो ईरान ने पंचर कर दिया, दिखा दिया कि उसके लिमिटेशंस कितने हैं। तो इस लिहाज से जो है इसराइल की लिमिटेशंस उसको पता हो गया और दुनिया को भी पता हो गया। ऐसी एम्प्टी धमकियां जो है कोई डरने वाले नहीं। ना ईरान डरा है, ना पाकिस्तान डरा है। और इसराइल को भी पता है कि उनकी ताकत कितनी कम है, कमज़ोर हो गई है। और दूसरे देश कैसा उभर के आए हैं, जैसा ईरान और पाकिस्तान या टर्की या इवन मिस्र वगैरह सब देखें। तो अब इसराइल को अपनी लिमिटेशंस समझनी होगी कि वो मनमानी पहले की तरह मिस्र पे 67 वार में या सीरिया पे 73 में जो कार्रवाई की वो अब करना मुश्किल है। क्योंकि छोटे छोटे मिलिशियाज भी, नॉन स्टेट एक्टर्स भी उसको हरा दिए हैं। जैसा ड्रोन का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने तहस नहस कर दिया, जैसा मिसाइल्स लेके, ड्रोन्स लेके हुतियों ने इसको बंद कर दिया, इलात को, बाबल मंदब को वगैरह। तो अब इसराइल का जो दबदबा था वो ख़त्म हो गया है। अब वो सुपर पावर नहीं है। अब इसमें ये भी पता चल गया कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, उनके निर्भर के बगैर कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि उनके पास शक्ति उतनी नहीं है जितनी उनके एनिमीज जो बोलते हैं, चाहे वो ईरान हो या दूसरे हों, उनके पास जो शक्ति बढ़ गई है। जी ये आप कह रहे हैं कि बगैर अमेरिका की सपोर्ट के इसराइल नहीं चल पाएगा। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कार्ड्स कह रहे हैं कि हम लेबनान से अपनी फौजें नहीं बुलाएंगे, चाहे अमेरिका भी इसकी डिमांड करे। और इस वक्त जो जो एमओयू है, जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है, उसमें लेबनान सबसे इम्पोर्टेंट इशू बन करके उभरा था। तो ये और एक साथ साथ खबर आ रही है कि इसराइल और लेबनान सरकार, यानी जिनको अमेरिका मिलवा रहा है, इनडायरेक्ट मुलाकातें करा रहा है, वो ट्रंप से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ये भी खबर आ रही है। तो अमेरिका की तो परवाह करने की बात वो कर ही नहीं रहे। वो कहते हैं आप अमेरिका मांग करेगा कोई बात नहीं, हम लेबनान से वापस आने वाले नहीं है। क्या ऐसा होगा? किस तरफ जाएगी बात? ईरान क्या ये एक्सेप्ट करेगा उसकी पहली क्लॉज पर अमल ना हो और वो बातचीत जारी रखे? देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका समझता था, इसराइल भी समझता था कि माइकल जो अऊन है, प्रेसिडेंट सदर ये लेबनान के, तो उनके साथ हैं हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़। लेकिन प्रेसिडेंट अऊन ही खुद डिमांड कर रहे हैं कि जब तक इसराइल जुनूबी लेबनान से हटता नहीं है, हम कोई सीरियस अमन की बात नहीं करेंगे बोल के। तो पहला उनका डिमांड है कि इसराइल जंग को ख़त्म करे, इसराइल सीज फायर को रेस्पेक्ट करे और वहाँ से फ़ौज हटाए बोल के, जो कि हिजबुल्लाह भी वही चाहता है। तो अब हिजबुल्लाह में और प्रेसिडेंट आउन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह गया। वही ईरान भी चाहता है कि सीज फायर सीरियसली लागू करे और इसराइल अपनी फ़ौज हटाए, तो हिजबुल्लाह भी खुश रहेगा, ईरान भी खुश रहेगा और प्रेसिडेंट आउन भी खुश रहेंगे। देखिए, जहाँ तक इजरायली मिनिस्टर का कार्ड्स का स्टेटमेंट है, देखिए ये जैसा कि जेडी वांस ने धमकी दी, इनके मिनिस्टर जो है अब इलेक्शन चूंकि आ रहे हैं, अपनी अपनी सीट बचाने के लिए ऐसे भड़काऊ वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये एक से बढ़ के ये, एक बेन गवीर और स्मॉटरिच और इजराइल कार्ड्स वगैरह, क्योंकि उनकी कुर्सी को खतरा है अब। क्योंकि वो कैबिनेट में थे और नेतन्याहू निकम्मा रहा, चाहे वो हमास में हो या हिजबुल्लाह में हो, ईरान में हो, हूती के खिलाफ, कहीं उनको कामयाबी नहीं मिली और अमेरिका से भी रुसवाई हुई। ट्रंप ने, जेडी वांस ने उनकी अपनी जगह बता दी। तो वो अब जो है चूहे की तरह रहना नहीं चाहते हैं, अभी भी शेर की तरह
रोर करना चाहते हैं कि हम राजा हैं, हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं बोल के। ये इतना बुरी तरीके से घायल हुआ शेर है कि 2 कदम भी आगे नहीं चल सकता जब तक अमेरिका उसको हार्मोन के इंजेक्शन नहीं देता। तो इस लिहाज से मैं कुछ सीरियसली नहीं लेता ये कार्ड्स का स्टेटमेंट। और जो है ईरान जो पहला पॉइंट एमओयू का ये रखा है, विड्रॉल और सीज फायर लेबनान का और दूसरे जगह भी, तो ईरान को सिर्फ कुछ नहीं करना है। वो सिर्फ बोलेगा कि बातचीत हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, या तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हम हार्मोज बंद कर देंगे। और ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है, वो जंग नहीं कर सकता। कांग्रेस में दोनों हाउसेस ने वार पावर एक्ट्स पास कर दिया और उसके हाथ बांध दिए। तो बजट भी देने के लिए आज सेनेट तैयार नहीं है। और आर्थिक स्थिति और गंभीर होगी अगर वो जंग दोबारा करता है। तो ईरान का हाथ जो है अपर हैंड है इसमें, वो कुछ नहीं करेंगे। तो जो चला रहे हैं पहले से अपना तेल भेजते रहेंगे और अमेरिका को डिफाई करते रहेंगे, चैलेंज करते रहेंगे। जी, ये सूरत हाल है कि ईरान का अपर हैंड है और ट्रंप के पास अब कोई रास्ता नहीं है। उसको अपने ही मुल्क के अंदर कानूनी मुश्किलात हैं कि वो जंग जारी रख सके। अच्छा, इस बीच में ईरान से 2 बड़े अहम बयान आए हैं। वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि नेटो जो है वो अमेरिका इजराइल हमले में कॉम्प्लिसिट रहे हैं और उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दूसरे, मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो वहां के स्पीकर हैं, चीफ नेगोशिएटर हैं, उनकी तरफ से नया इस्लामी ऑर्डर कायम करने की बात कही जा रही है। और उसमें साथ साथ ये कहा गया है ईरान ने अमेरिका को ह्यूमिलिएट किया है, उसके बाद अब ईरान इस्लामी इत्तेहाद की बात कर रहा है। ये दोनों चीजें मिलाकर के अगर ईयू को जिम्मेदार ठहराया जाए, यानी उससे भी कोई मुआवजा हासिल किया जाए जंग शुरू करने में कॉम्प्लिसिट होने का, इधर मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति, सूरत हाल क्या उभरती हुई नजर आ रही है? जी, 2 चीज़ें हैं, आपने 2 चीज़ों का ज़िक्र किया। एक तो ईयू है। देखिए, ईयू जो है सैंक्शंस अमेरिका के दबाव में ईरान पे डाला है, न्यूक्लियर इशू को लेके और आईआरजीसी को भी लेके, क्योंकि वो आईआरजीसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के घोषित करे हैं। तो अब 60 दिन का मोहलत जो ईरान ने दिया है कि टोल फी नहीं करेंगे और जहाज़ों को आने जाने देंगे, लेकिन 60 दिन के बाद अगर कोई मुआहदा नहीं होता और अमेरिका पीछे हटता है या इजराइल को दबाव डाल के लेबनान पे विड्रॉल नहीं करता है, तो जूं का तू मामला रहेगा और ईरान जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के जहाज़ों को आने जाने नहीं देगा। वो बोलेगा कि आप सैंक्शंस हटाइए, ये आईआरजीसी के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए उसको भी हटाइए, तभी हम आपके जहाज़ों को जाने देंगे। तो ईरान के पास इतना बड़ा हथियार है कि वो, और उनको बताएगा कि आपके जर्मनी से इतने हवाई जहाज़ हम पे आके बमबारी करें, इटाली के, चाहे फ्रांस के हो, दूसरे यूरोपियन देश जहाँ से भी आए थे, और इतने हथियार हवाई जहाज़ लेके इजराइल गए थे नाटो के इन्वेंटरी से। तो ये सब पूरा उनके पास डेटा है ईरान के पास, और ये हर एक मुल्क को, शायद स्पेन को या आयरलैंड को छोड़ के सभी को निशाना करेंगे अगले मरहले में, जब एमओयू को इम्प्लीमेंट करने से गुरेज करता है। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए, 79 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में ये अमेरिका और इजराइल मिलकर फैला था कि ईरान जो है अपना रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करना चाहता है, कि सब जगह जो है मोनार्की उसको तख्ता पलटना चाहता है और लोगों को इस्लाम के नाम पे बमला मोबिलाइज करके वहाँ बगावत कराना चाहता है बोल के। इसी वजह से तो ईरान वार 8 साल चला है ये सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करके। लेकिन सभी को पता हो गया कि सिर्फ ईरान सपोर्ट करता है, जैसा उन्होंने कहा, ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड।
जहाँ भी लोगों के ऊपर जुल्म होता है, चाहे फ़लस्तीनी हो या लेबनान में शिया लोगों हों या सऊदी अरब में बहरीन में शिया लोग हैं जो सुन्नी वहाँ के हुक्मरान जुल्म करते हैं, उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। वो कश्मीर का भी जिक्र किया था, मुझे याद है 79 में जब बाराखंबा रोड में एम्बेसी बनी, जो एम्बेसडर का मकान था उसको एम्बेसी ने कन्वर्ट करके पूरे दीवारों पर लिखे थे जंजीरों से जो लोग जेल्स में होते हैं इसकी वजह से हम उनको सपोर्ट करेंगे बोल के। तो उसको जो है ये एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन का नाम देके ईरान को बदनाम करने लगे। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो कर रहा है वो सभी सो कॉल्ड इस्लामिक देशों से बेहतर निज़ाम उन्होंने स्थापित किया है। कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन है, मजलिस है, प्रेस है और वगैरह वगैरह जो दूसरे देश चाहते हैं। तो वहाँ कई बार प्रेसिडेंट्स बदले हैं और सुप्रीम लीडर भी बदले हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी बदले हैं वगैरह वगैरह। तो चेंज एक डेमोक्रेसी का नाम है जो कि मोनार्कीज में जीसीसी में नहीं हो रहा। एक फैमिली तो सदियों से रूल कर रही है, चाहे अल सऊद हो, थानी हो या अल सबा हो या जयान हो, नहयान हो वगैरह। तो इस्लामी निज़ाम को स्थापित करके ईरान ने एक एग्जाम्पल इस्टेब्लिश किया है कि हालांकि सैंक्शंस के अंडर थे लेकिन ईरानी लोग इसमें शामिल होते थे इलेक्शंस में, और जितनी हद हो सके हम उनको आज़ादी दिए हैं बोल के। लेकिन वो बताना चाहते हैं कि आप जो सिस्टम में रहते हैं वो हमारे से बेहतर नहीं है। क्लेम करते हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई वगैरह सब, तो वो इस्लामी सिर्फ नाम के हैं और कुछ खास ठोस इस्लामी सिस्टम को स्थापित करने में कामयाब नहीं है बोल के। तो ये अरब स्प्रिंग में उभर के निकला कि लोग सड़कों पे आ गए उनके खिलाफ, इस हुक्मरानों के खिलाफ, चाहे वो ज़ैनुल आबिदीन टूनिशिया में हो, गद्दाफी हो या मुबारक हो या अली अब्दुल्ला सालेह यमन में हो या हाफिज अल असद, बशार अल असद वगैरह सब, या सुल्तान काबूस के खिलाफ भी या खलीफा के खिलाफ बहरीन में भी। तो दोबारा से ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ईरान ये सब मुजाहिरों को सपोर्ट कर रहा है और स्ट्रीट प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है बोल के। तो ये जब भी ये सुन्नी हुक्मरान ख़तरे में रहते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन और ईरान का नाम लिया जाता है। जैसा अभी भी इराक में लेते हैं कि ईरान जो है वहाँ अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खदेड़ दिया है और शिया लोगों के सपोर्ट के साथ अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है बोलते, जैसा हिजबुल्लाह से कर रहे हैं या सीरिया में बशार अल असद के साथ किया। तो अब चूंकि ईरान की फतह हुई है इतने बड़े पैमाने पे, तो जाहिर है कि ईरान इसको इस्तेमाल करना चाहता है और बताना चाहता है कि देखिए इस्लामी मुल्क चाहे शिया हो सुन्नी हो मिल के अगर काम करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। अब ऐसा सुनहरी मौका है कि ये अमेरिका को हमने शिकस्त दी, इजराइल को हमने शिकस्त दी और उनसे दूर रह के इस्लामी ममालिक से कोऑपरेट करके जो एडवांस हम कर सकते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस में वगैरह, तो उस राह पे अगर चलेंगे तो हमारा फ़ायदा हो गया बोल के ये बताना चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये अगर इनकी समझ है खाड़ी के देश या दूसरे अरब ममालिक के लीडरान की समझ कुछ है तो ईरान का प्रपोज़ल वो इस्तकबाल करेंगे उसको और मिलजुल के आगे काम करेंगे, क्योंकि जो भरोसा ईरानियों ने अल्लाह ताला के ऊपर रखा था और जो खाड़ी के देश वाइट हाउस के ऊपर उन्होंने जो निर्भर हो गए थे, तो उससे अब पर्दाफाश हो गया कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं बोल के। तो इसको बताने के लिए वो प्रपोज़ल लाए हैं और मेरे ख्याल से दूसरे देश भी, चाहे वो
ओमान हो या टर्की हो या पाकिस्तान हो, इसको इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि 56 देश जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, देखिए ज़्यादातर उसमें पूरा ज़्यादातर तेल गैस उनके मुल्कों में है, चाहे वो इंडोनेशिया ले लीजिए, अल्जीरिया लीजिए, नाइजीरिया लीजिए, सभी देश, चाहे सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 80% से ज़्यादा तेल और गैस मुस्लिम ममालिक में है। कितनी हम्म। बड़ी ताकत अल्लाह ताला इनको दी है। ये बार बार ईरान इनको बताते हैं कि आपके पास इतनी कुव्वत है, आप मिलजुल के इस ओआईसी को इस्तेमाल करेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, तो हम बड़ी ताकत बोल के उभर के निकल सकते हैं बोल के। ये उनका मिशन है, एजेंडा है, और हो सकता है उसके बारे में दौरे करके और इसको डिटेल में उनको समझा सकें। जी ये बहुत बड़ी बात है कि 80% तेल मुस्लिम मुल्कों के पास है, जिससे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कम से कम अपने ऊपर जुल्म नहीं होने दिया जा सकता, जुल्म को रोका जा सकता है। अब हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया। सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हुई है, और इधर ईरान के तेल मंत्री ने भारत का दौरा किया है। इन दोनों खबरों पर अगर आप अपनी राय मुख्तसर रखें तो थोड़ा सा और लोगों को समझना आसान हो जाए। जी, जो चीन ने मीडिएशन किया सऊदी अरब और ईरान के बीच में, मेरे ख्याल से अब सऊदी हुक्मरानों को ये समझ में आ गया है कि जो अमेरिका एजेंडा उनको दे रहा था इसराइल के बारे में, अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में, और अमेरिका से जो हथियार लेने के बारे में, तो अब वो सब अब वो कमज़ोर हो गए हैं वो पॉइंट्स, अब उनको समझ में आ गया है। इसीलिए तो वो नो वॉर पैक्ट का प्रपोज़ल दूसरे खाड़ी के देशों को भी समझा रहे हैं, ताकि ईरान के साथ सुलह मुशर्रा करके मिलजुल के जो ओमान कहता आ रहा था सदियों से, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड जो एमओयू में लिखा है रिकंस्ट्रक्शन ईरान का, डेवलपमेंट का, उसमें भी वो हाथ बटाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ताकि ये एक अच्छा ज़रिया हो दोस्ती का। इन्वेस्टमेंट जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में करते थे, अब ईरान के साथ हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा फ्यूचर का सिक्योरिटी भी होगा और अच्छे भी ताल्लुकात होंगे और रिटर्न्स भी आएंगे बोल को अब उनको समझ में आ रहा है। जी 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 जी। और ये वो टर्मिनोलॉजी का भी बड़ा खेल है साहब। ये रिपेरेशन की बात थी, डैमेजेस की बात थी, और उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ये इज्जत बचाने वाली टर्मिनोलॉजी लग रही है अमेरिका की। दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। जी, भारत ईरान के तेल मंत्री भारत का दौरा किया है। जी देखिए, जो अमेरिका के दबाव में हमने तेल ईरान से लेना जो बंद किया, जो हम रुपए में देते थे यूको बैंक में कलकत्ता के, और जो ईरान अपने टैंकरों में भेजता था, और 3 महीने का क्रेडिट जो देता था, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में रियायत जो देते थे, वो उसको हमने नज़रअंदाज करके अमेरिका से तेल लेना शुरू किया। तो अब ईरान दोबारा रिवाइव करेगा प्रपोज़ल। हालांकि हमने कुछ ठोस कदम की दोस्ती के हाथ बटाया नहीं, इसराइल के साथ रहे, और हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन पहले वहाँ गए थे फादरलैंड बोलने के लिए। तो अब चूंकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वो अली ख़ामनेई की फ्यूनरल में जा रहे हैं वहाँ, प्राइम मिनिस्टर, तो अगर भारत के प्रधानमंत्री भी जाके वो हाजिरी देंगे तो शायद ताल्लुकात बहाल होंगे। वरना ईरान के कोई कुछ भी हो जाए, ईरान भारत का बड़ा मार्केट है, पुराना दोस्त है बोल के वो दोस्ती का हाथ कभी भी टुकराए नहीं। वो कभी भी कोई भी प्रोवोकेशन हो इंडिया की तरफ से, चाहे इसराइल हो या स्पिनाच के इंटेलिजेंस के बारे में जो भी खबरें आती रही वगैरह वगैरह, तो बलूचिस्तान को भी लेके, तो भारत के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और हमारे हित में है कि पाकिस्तान और ईरान इतनी गहरी दोस्ती ना हो जाए जिससे हमको ख़तरा हो, जैसा शाह ईरान के दौरान 65-71
जंग में ईरान ने पाकिस्तान को हवाई जहाज दिए और काफ़ी कुछ गोला बारूद भी दिए जिससे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। तो हमको चालाकी से इस्तेमाल करना होगा। ये हमारे कार्ड्स और ईरान के साथ रिश्ते बहाल करके दोस्ती का हाथ बटा के आगे बढ़ना होना हमारे ही फायदे में है। कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करना हमारे ही फायदे में है। और अब मोदी जी का टेस्ट है भारत के प्राइम मिनिस्टर का कि क्या वो आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शरीक होने के लिए जाते हैं, क्या वापस कोई ऐसी गर्मजोशी दिखाते हैं कि ताल्लुकात बहाल हों, बेहतर हों। आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, अपने वक्त दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों नाजरीन से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग